Hey guys, welcome to my channel. I am Kanupriya Kaushik and you are watching Kanupriya's Classroom. आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे DSSB का सिलेबस। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में भी हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो दो पार्ट्स में दिया हुआ है, एक है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होती है? सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। हमने देखा है ना, हम जो मैग्नेट लाते थे बचपन में, वो हम मैग्नेट कहीं भी प्लेस कर देते थे लोहे के पास या फिर किसी सिक्के के पास, तो वो क्या करती थी? उसको अट्रैक्ट कर लेती थी अपनी साइड। तो मैग्नेट क्या है? विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब हमें पता होना चाहिए ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट पे बन सकता है। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए, और ये जो है वो कोई जानबूझ के नहीं किया गया था, ये रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। किसने किया था? हैंस ऑयस्टर ने। एक्सपेरिमेंट रैंडम हुआ था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विच वॉज द ईयर वॉज 1820। अब बच्चे देखो क्या हुआ। एक सर्किट था, हमारे पास। ये बल्ब है, ये बैटरी है और ये स्विच लगा हुआ था। ऑयस्टर जी क्या कर रहे थे? कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे होंगे। इनके इस सर्किट के पास यहाँ एक नीडल पड़ी थी। क्या पड़ी थी? नीडल। द नीडल वॉज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन की नीडल पड़ी थी। नीडल मतलब कील, कोई भी कील पड़ी थी। इन्होंने क्या देखा? जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हुई, तो जो ये नीडल थी ना, ये डिफ्लेक्ट करने लगी, ये हिलने लगी नीडल। हमने तो अभी तक देखा है कि हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट से हम किसी लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करवाते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ और ही हुआ कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और उससे ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी। मतलब देखो, ये नीडल ऐसे पड़ी थी तो ये नीडल ऐसे होगी, या फिर ये नीडल ऐसे होगी, ये डिफ्लेक्ट करने लगी। इन्होंने क्या पाया कि जब भी हम किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं जो इसके पास चीज़ें पड़ी होती हैं, उसकी वजह से जो भी और लोहे की, कोबाल्ट की जो चीज़ें हैं वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट हैंस ऑयस्टर ने दिया था 1820 में, एंड विच वॉज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ कि व्हेन a current is passed through a circuit or a conductor, it develops a magnetic field around itself and behaves like a magnet, और खुद behave करने लग जाता है मैग्नेट की तरह। किस केस में? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे जहाँ तक ये फोर्स लगा पाएगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी सर्किट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा पा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जिस रीजन में, वहाँ पे उस रीजन को हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो वो स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट। देखो ये हमारा जो सर्किट है इसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह। इसमें स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। अब देखो, अब जो ये वाला रीजन है, क्या ये डिफ्लेक्ट कर पा रहा है नीडल को? नहीं कर पा रहा। इसमें भी बच्चे कुछ सर्टेन रीजन्स होंगे जहां पे वो मैग्नेटिक फोर्स फील की जाएगी। तो मान लो अगर यहाँ पे की जा रही है तो ये डिफ्लेक्ट कर पा रहा है नीडल को। अब ये वाला पॉइंट नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज
टेस्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ला 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ऑल्सो एक और बात बताना चाहूंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, so in physics there are two quantities, vector quantity and scalar quantity. वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें with the help of magnitude only, no direction is associated with a scalar quantity. अब for example, अब देखो हम बोलते हैं कि हमारी जो गाड़ी थी वो चल रही थी 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इन ईस्ट डायरेक्शन। जैसे फोर्स हम कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स लग रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ये जो क्वांटिटी है ना, ये न्यूमेरिक डिजिट, इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये जो 25 है न्यूमेरिक डिजिट, इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर वेलोसिटी है हमारी 25 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। होती है स्केलर क्वांटिटी में आता है मास, मतलब हमारा वजन। अब ये बताओ, हम बोलते हैं कि इस बच्चे का वजन है 50 kg, तो क्या हम उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं कि 50 kg है ईस्ट में, 50 kg है नॉर्थ में, 50 kg है साउथ में? क्या हम ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। जिन भी ऐसे पेपर में क्वेश्चन आए, आपको दिया हो स्केलर क्वांटिटी बतानी है, आपको 4 एग्जाम्पल दिए होंगे, सबके साथ डायरेक्शन लगा के देख लेना। जिसके साथ भी डायरेक्शन लगेगी वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर पे क्वेश्चन आता है तो भी डायरेक्शन एसोसिएट करके देखो, जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो जाएगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब है हमारा मैग्नेट कैसा होता है? कैसा होता है हमारा मैग्नेट? सपोज दिस इज अ मैग्नेट। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं? क्या नेचर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे पहली बात होती है कि वो सर्कुलर लूप्स में होती है। वो कभी स्ट्रेट नहीं होती, वो कभी जिगजैग नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन सर्कुलर लूप। फर्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं। मैग्नेट के आउटसाइड ये कैसे बिहेव करती हैं? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं। और इनसाइड ये कैसे जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ। ये तो है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड कैसे जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये हमेशा क्लोज लूप में ट्रेवल करती हैं, कभी जिगजैग पैटर्न नहीं होता, कभी नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, हमेशा सर्कुलर लूप में होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो हमारी लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही होंगी, वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कभी भी नहीं होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट,
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड पॉइंट, अगर कोई सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट डाल देंगे तो वो टेंजेंट क्या देगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन। टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट gives the direction of the magnetic field। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। देखो अब ये यहाँ पे आ रही, मैंने तुम्हें क्या बताया कि हर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो वो उसकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आके इसकी अलग डायरेक्शन होगी, इसकी अलग डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट्स मिल जाएंगे, दो टेंजेंट्स मिल गए तो हमें दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट देखो, इसका भी है और इसका भी कॉमन है। इस पॉइंट पे दो हमें टेंजेंट्स मिल रहे हैं, इसकी दो डायरेक्शन आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है एक ही मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में चली जाए? अगर दो डायरेक्शन में चली गई दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, और नॉन यूनिफॉर्म तो ये होती ही नहीं, इनको तो अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करना है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। आपको 4 प्रॉपर्टी दे देंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी, जितनी क्लोज होंगी, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा दूर होंगी वो उतनी ज्यादा वीक होती जाएंगी। अब हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्टर स्टडी करने हैं, कि हमें 3 कंडक्टर स्टडी करने हैं। एक तो स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर लूप और एक सोलेनॉइड, कि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी कैसी होती है और हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट में। हर कंडक्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट कि हमने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाली कैसे, कहाँ, कैसे, कौन से फॉर्मूला से हमने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाली। और थर्ड पॉइंट है कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, देखो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर में क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फील होती है वहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। कौन से सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिनका सेंटर एक हो। कोसेंट्रिक मतलब को एक सेंटर है और उसी से सारे सर्कल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो एक सेंटर होगा और उसी से सारे सर्कल्स ओरिजिनेट होते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि कैसे होते हैं वो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अब सेकंड पॉइंट, उनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या मतलब है डायरेक्शन का? देखो क्या वो, अब देखो डायरेक्शन का क्या मतलब है, क्या वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमें ये निकालना है। ये हम किसी भी स्ट्रेट वायर में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सपोज दिस इज आवर कंडक्टर, मतलब ये हमारी स्ट्रेट वायर है। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी से। अब क्या होगा, हमें ऐसे इसको पकड़ना है कि जो हमारा थंब है वो आए डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में। देखो मान लो ये हमारी स्ट्रेट वायर है कोई, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की साइड। हमारा थंब जो है वो ऊपर की साइड पॉइंट करेंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को इसके टुवर्ड्स रैप कर लेंगे। हमने रैप कर लिया तो जो हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की।
अब सपोज अगर हमारा करंट नीचे की साइड फ्लो कर रहा है तो हम इस कंडक्टर को कैसे होल्ड करेंगे, ऐसे, क्योंकि हमारा करंट नीचे जा रहा है, हमारा थंब जाएगा कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमने इसके टुवर्ड्स अपनी फिंगर्स को रैप कर लिया। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड होगी, उस साइड होगी। अब देखो, अब कोई थंब क्या करेगा हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में उसको पॉइंट करना है हमें, और फिंगर्स क्या करेंगी, रैप करनी है हमें टुवर्ड्स, रैप करनी है ऑन द कंडक्टर, और जिस साइड हमारी फिंगर्स पॉइंट करेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखो हमने कैसे लिया था, ऐसे कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको ऐसे होल्ड किया है, मतलब हमारी करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बनाएंगे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, समझ आया। अगर हमारी करंट पास हो रहा है ऐसे, मतलब नीचे की साइड, नीचे की साइड करंट पास हो रहा है, नीचे की साइड, हमारी डायरेक्शन कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड की, उधर वाली। अब पहले क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है। देखो अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट वायर में, एक स्ट्रेट कंडक्टर में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है करंट। अभी हमने क्या देखा, करंट की डायरेक्शन से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, करंट, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, पहला पॉइंट तो ये। डिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारी देखो वायर हमारी यहाँ पड़ी है, हमारी एक आयरन नेल इधर है, एक हमारी आयरन नेल इधर है, हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये किसको अट्रैक्ट कर पाएगी, इसको या इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगी। डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे, जितना पास कोई कंडक्टर रखा होगा उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, और जितना दूर कोई हमारा मैग्नेट रखा है वो उतनी ही लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करेगा। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हमारा करंट ऊपर जा रहा था तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, अगर हमारा करंट इधर जाएगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो व्हेनेवर द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज विद द करंट, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड कंडक्टर, दैट इज सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का क्या मतलब है, कोई हमारा सर्कुलर फॉर्म में कोई हमारे पास कंडक्टर है, सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कैसे बिहेव करता है, ये दो प्लेसेस पे स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक स्ट्रेट वायर हमारी ये बन गई, एक स्ट्रेट वायर हमारी ये बन गई। स्ट्रेट वायर में कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसमें दो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। अब हम इनकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो उसमें तो क्या था, हमने यूज किया था राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है,
सपोज ये कोई सर्कुलर लूप है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो इनवर्ड हो जाएगी, और वाइस वर्सा। अगर करंट इनवर्ड फ्लो कर रहा है, अपोजिट होगा बस, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें फील होगी। हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहला वही करंट, सेम करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्जर्व होगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। और थर्ड पॉइंट, इसके अंदर एक और क्या ऐड हो जाता है, देखा क्या है कि जो रेडियस होता है किसी भी एक क्लोज लूप का, सर्कुलर लूप का, वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक हमारे पास छोटा रेडियस वाला सर्कल है, एक हमारे पास बड़ा रेडियस वाला सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसके सेंटर से ये बहुत दूर है, इसके सेंटर से ये पास है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो स्मॉलर जो सर्कल होता है, स्मॉल सर्कल, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करता है एज कंपेयर टू द बिगर वन। अब आपको एग्जाम में 4 रेडियस दिए हुए हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी, किसमें सबसे ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप, और हमें रेडियस दिया हुआ है 2, 3, 5 और 1, तो किसमें सबसे ज्यादा होगी? 1 सेंटीमीटर में। जितना छोटा रेडियस उतना ही पास ऑब्जेक्ट होगा, तो उतना पास होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। थर्ड कंडक्टर इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? पहले हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी, फिर हमने एक सर्कुलर लूप लिया था, और सोलेनॉइड क्या होता है कि हमने उसी स्ट्रेट वायर को ट्विस्ट दे दिया, बहुत सारे टर्न्स दे दिए उसको, ठीक है, वो होता है सोलेनॉइड। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, देखो जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो एक सोलेनॉइड है। ये हमारी वायर थी, हमने इसको टर्न्स दे दिए बहुत सारे, इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये हमारा इमेजिन कर लिया हमने साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। अभी तो हमने इमेजिन किया, बट जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो जनरेट होगी वो ट्रैवल कैसे करेगी? बाहर की साइड वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो ये नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ पोल है, और ये है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। पहले बाहर तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी, और अंदर क्या करेगी, बिकॉज ये एक क्लोज लूप बनाती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहाँ से आएगी और अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। अंदर कैसे गई? साउथ टू नॉर्थ। अब देखो सिमिलरली नीचे की साइड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, दूसरी में भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है ये, ठीक है। तो सोलेनॉइड में कैसी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की? कुछ इस तरह से, बाहर जाएगी वो ट्रेवल करेगी आउटवर्ड नॉर्थ टू साउथ, और इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ। हम ये साउथ और नॉर्थ पोल किसी भी मैग्नेट को असाइन कैसे करते हैं? जहां पे भी हमें मैक्सिमम फील्ड देखने को मिलती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है, उन पोल्स को हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है इसमें? वही करंट वाला, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होता है, ये जो हमारी जितने भी हमने टर्न्स बनाए हैं, टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें? एक पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस में, इन स्मॉल डिस्टेंस,
increases the magnetic field। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस में, एक कम एरिया में, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिस्टेंस जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे? जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती जाएगी, जितना कम डिस्टेंस है उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती जाएगी। तो ये थे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स में कैसे बिहेव करती है, उनके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, एसी डीसी के बारे में, जनरेटर, मोटर, और हमारा डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, उन सब चीज़ों। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे DSSP का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। और मेरी वीडियो देखिएगा, जिसको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे 99 सब्सक्राइबर हैं, तो आई होप कि थोड़े से तो बढ़ेंगे ही। लाइक करना मेरे वीडियो को, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।